प्यारे बच्चों, आपका पुनः सेकेंड ईयर सिविल सर्वेक्षण में स्वागत है। कल मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको छोड़ा था मेथड्स ऑफ लेवलिंग। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं। पहला हमारे पास होता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, दूसरा होता है हाइप्सोमीटर लेवलिंग, तीसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट लेवलिंग या ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, और चौथा होता है डायरेक्ट या स्प्लिट लेवलिंग। इनडायरेक्ट बैरोमेट्रिक लेवलिंग पे मैंने कहा था कि 2 तलों के अंतर जानने के लिए उन तलों पे वायुदापी यंत्र की सहायता से सेम समय पे क्या वायुदाब रहता है उसका पता करते हैं, क्योंकि वायुदाब के समानुपाती होता है उन दोनों बिंदुओं का अंतर। तो जो वहाँ पे वायुदाब मिलता है उसका अंतर ही उन 2 तलों का अंतर कहलाता है। यह परिशुद्ध विधि नहीं है। कारण क्या है कि तापमान घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण वायुमंडलीय प्रेशर भी आपका घटता बढ़ता है। दूसरा था आपका हाइप्सोमीटर। हाइप्सोमीटर एक यंत्र है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम पानी उबालने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों बिंदुओं पर सेम समय में हम पानी उबालते हैं और उबालते समय उस समय उन बिंदुओं पे वायुदाब को जानने का प्रयास करते हैं। उन दोनों का जो अंतर आता है वही उन तलों का अंतर आपका कहलाता है, ठीक है। यह विश्वसनीय विधि नहीं है। तीसरा था आपका इनडायरेक्ट मेथड या आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवल, ठीक है। इसमें हम क्षैतिज दूरी और कोण माप के, ठीक है, हम उन बिंदुओं के तलों का अंतर बताने का प्रयास करते हैं। इसी का नया रूप आपका स्टेडिया डायफ्राम है, जिसमें मैंने आपको बताया था फार्मूला D=K1S cos स्क्वायर थीटा प्लस K2 cos स्क्वायर थीटा प्रूफ करके भी मैंने आपको दिखाया था। स्प्लिट या डायरेक्ट लेवलिंग, ठीक है। इस तलेक्षण में सर्वप्रथम, इसी को हम ज़्यादा करते हैं, इस तलेक्षण में सर्वप्रथम हम एक क्षैतिज रेखा तैयार करते हैं। उस क्षैतिज रेखा के संदर्भ में उन बिंदुओं पर स्टॉप रख के उनका पाठ्यांक पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उन पाठ्यांक के अंतर के बाद हम बताते हैं कि कौन सा बिंदु किससे कितना ऊपर है या कितना नीचे। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब हम कहते थे कि स्प्लिट लेवल में 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक आपका लेवल और दूसरा आपका लेवलिंग स्टाफ। यानी कि एक मशीन होती है जिस मशीन से हम ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट की क्या ऊंचाई होगी या क्या नीचाई होगी ये जानने के लिए उस जगह पे उस बिंदु पे हम स्टाफ यानी गज को रखते हैं, ठीक है। इस तरह से जो लेवल था, लेवल एक मशीन है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें एक दूरबीन होता है। इस दूरबीन की सहायता से ही, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, और उसी क्षैतिज रेखा के संदर्भ में हम पाठ्यांक पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब, ठीक है। बबल ट्यूब का उद्देश्य होता है कि जो दूरबीन की क्षैतिज रेखा है वो पूर्ण रूप से क्षैतिज हो जाए, इसके लिए बबल ट्यूब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब अब बबल ट्यूब का बबल मध्य में आ जाए, इसके लिए हम लेवलिंग हेड यानी कि संतुलन हेड था, जिसमें मैंने कहा था कि 2 प्लेटें हैं। अपर प्लेट को हम ट्राइब्राज बोलते हैं और निचली प्लेट को ट्राइबैट बोलते हैं, और इसके बीच में फुट स्क्रूज लगे हैं 3 या 4 की संख्या में। आपको प्राय 3 की संख्या में देखने को मिलेगा। उन चीज़ की सहायता से, ठीक है, हम अंदर बाहर घुमाते हुए बबल को मध्य में लाते हैं। जब बबल मध्य में आता है तो हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज हो जाती है। और लास्ट में था आपके पास ट्राइपॉड, यानी कि 3 टांगों का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट। चूंकि लेवल इंस्ट्रूमेंट एक आपका भारी इंस्ट्रूमेंट है, हाथ में लेकर आप कर नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। तो वो सहारा देने के लिए लकड़ी का बेल्ट संशोधित, आपकी लड़की होती है, लकड़ी होती है संशोधित, ठीक है, उस लकड़ी का वो बना होता है। उसमें 3 टांगें होती हैं। टांगे नीचे की ओर पतली होती चली जाती हैं। उन नुकीले हिस्सों में लोहे के पादत पहना दिए जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से चौड़े हो जाते हैं और एक लोहे की प्लेट से वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसी पे इंस्ट्रूमेंट पे रख के हम काम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है कि लेवल कितने प्रकार के होते हैं। तो लेवल जो होते हैं हम लोग के पास, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके पास डंपी लेवल का ये फिगर मैंने स्केच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वाई लेवल, फिर आपके पास आता है टिल्टिंग लेवल, फिर आपके पास आता है रिवर्सिबल लेवल, और फिर उसके बाद आता है आपके पास मॉडर्न लेवल। यानी कि लेवल आपके 5 तरीके के हैं, ठीक है। सबसे पहला लेवल आपके पास क्या है, आपका डंपी लेवल है, ठीक है। ये डंपी लेवल क्या है, इसका निर्माण W ग्रेविट ने किया था। इसका निर्माण, इसकी जो दूरबीन होती है अन्य की तुलना में छोटी होती है, लेकिन ये भारी होती है, ठीक है। ये 2 मजबूत आधारों पे टिका होता है, ठीक है।
ये मजबूत आधार आपको स्पिंडल से जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि ये दो मजबूत कॉलरों पे जुड़ा होता है। इन कॉलरों को स्पिंडल से जोड़ दिया जाता है और स्पिंडल, ठीक है, के नीचे ये आपका लेवलिंग हेड है, इस लेवलिंग हेड पे टिका दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता था कि ये स्पिंडल के साथ ही बनाया, आज क्या रहा है कि ये इसके साथ ही कास्ट कर दिया जा रहा है, यानी कि ये कंप्लीट सेट आपके सामने आ जा रहा है, ठीक है। इसके एक सिरे पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरे सिरे पे आपका आई पीस होता है। यहाँ इन दोनों के बीच में डायफ्राम यानी कि बिम्पट लगा होता है, ठीक है। इसमें जो बबल होता है, ठीक है, ये बबल दूरबीन के साथ ऊपर की तरफ लगा होता है, जिसमें जब ये बबल मध्य में आएगा तभी आपकी दृष्टि रेखा आपकी क्षति हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट का उल्टा एवं स्पष्ट चित्र इस बिम्पट में देता है और ये बिम्पट ये यहाँ से फिगर आता है प्रकाश के सिद्धांत पे, ये ऐसे फिगर आता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर उल्टा बनता है और उल्टा ही आई पीस पे दिया जाता है, यानी कि जो लेंस वहाँ लगाया जाता है वो लेंस सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर आई पीस से देख के उसको पाठ्यांक को पढ़ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये बनावट है, ठीक है, दूरबीन का, ठीक है। ये आपकी एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका डायफ्राम यानी कि बिम्पट है। बिम्पट क्या होता है, ये पीतल की एक रिंग होती है, ठीक है, पीतल की एक रिंग होती है जिसपे एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस हेयर पड़ा होता है और 3 आपके क्षैतिज क्रॉस हेयर पड़े होते हैं, जो गन मेटल या कुकून कीट के बने होते हैं, ठीक है। ये बीच वाले इस पे ही हम पाठ्यांक पढ़ते हैं। ये चौड़ा होता है, ये ऊपर और नीचे के टॉप क्रॉस हेयर ये बराबर ऊंचाई के आपके होते हैं, यानी कि बराबर दूरियों पे आपके एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट पे लक्ष्य हिलता हुआ नजर आ रहा है, अस्पष्ट नजर आ रहा है डायफ्राम पे, तो इसकी सहायता से हम इस फोकसर इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो इसमें संचलन होता है और ये हमारे उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। दूसरा होता है कि कभी कभी ये जो क्रॉस हेयर है इस पर स्पष्ट नहीं दिखता है, तो यहाँ पे एक ट्यूब होती है, ठीक है, इस आई पीस के ऊपर, उसको दायां बाएं रोटेट कराते हैं तो क्रॉस हेयर स्पष्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद से ये हेड है, हेड में 2 चीज़ें हैं, 2 प्लेटें हैं, एक अपर प्लेट है, एक लोअर प्लेट है। अपर प्लेट को हम ट्राइब्राच प्लेट कहते हैं, ठीक है, और लोअर प्लेट को ट्राइबैट प्लेट कहते हैं, ठीक है। इसे बेस प्लेट भी कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर बने कट से हम इसको ट्राइपार्ट पे टिकाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों ये आपके फुट स्क्रूज हैं, यानी कि पात पेच हैं। इन पात पेचों की सहायता से हम बबल को मध्य में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपका क्लैंप स्क्रू है, यानी कि ये जो दूरबीन है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष क्षैतिज में मूवमेंट कराई जा सकती है, ठीक है। तो अगर रोकना है तो इसकी सहायता से हम रोक लेते हैं, ठीक है। अब रोकने के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा घेरे में तो आ गया है लेकिन पाठ्यांक स्पष्ट नहीं आया, तो ये स्लो मोशन टेंजेंट स्क्रू है, ठीक है, जैसे टेंजेंट स्क्रू है, इसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट, ये ऐसे समझिए कि आपने क्लैंप को ढीला करके आपने ये ऑब्जेक्टिव लेंस के घेरे में ले लिया, ठीक है, और जो आपका पाठ्यांक था वो पाठ्यांक आपका यहाँ दिख रहा था और आप चाह रहे थे कि ये पाठ्यांक इस लाइन पर आ जाए, तो इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसको आप घुमाते हैं तो धीरे धीरे करके या तो इससे ये चिपक जाता है या दूर होने लगता है। अगर दूर होने लगता है तो उसकी उल्टी दिशा में इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे आके इस पर आ जाता है और फिर हम पाठ्यांक आसानी से पढ़ लेते हैं। ये आपका स्लो मोशन टेंजेंट स्क्रू या स्लो मोशन स्क्रू का काम है। इसकी सहायता से, क्लैंप स्क्रू की सहायता से इसके रोटेशन को, जो हमारी दूरबीन है, इस दूरबीन के रोटेशन को हम रोक देते हैं कम्प्लीटली। फुट स्क्रू की सहायता से बबल को मध्य में लाया जाता है। ये कहलाता है हमारा, ठीक है, आपका डंपी लेवल। ये फिगर आपका डंपी लेवल का था। अब डंपी लेवल के बाद अब नीचे आ पाइए दूसरे लेवल पे, ठीक है, यानी कि वाई लेवल पे। वाई लेवल आपके पास, ठीक है। ये वाई लेवल क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, जो डंपी लेवल है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे किस में मूव कर सकती है, ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष क्षैतिज में ये मूवमेंट कर सकती है और ये नहीं कर सकती है, ठीक है। ये हमारे पास है आपका वाई लेवल का फिगर नीचे जो दिया गया। ये वाई लेवल का काम आपके सामने क्या होता है, ठीक है। लेवल का जो दूरबीन होता है वो वाई आकार, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है,
ये वाई आकार के आधारों पे टिका होता है, ठीक है, क्लिप पे टिका होता है, ठीक है। इसको क्लिप को हटा के, ये जो क्लिप है, ठीक है, इस क्लिप को हटा के इस दूरबीन को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष हम क्षैतिज समतल में घुमा सकते हैं, ठीक है। इनके सिरों की अदला बदली भी कर सकते हैं, यानी कि इसको उठा लिए तो ऑब्जेक्ट बेंड को इधर कर सकते हैं और आई बेंड को हम इधर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बबल होता है, ठीक है, वो बबल आपका नीचे हिस्से में, डंपी लेवल में क्या था, ट्यूब के ऊपर लगा होता है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाले हिस्से में बबल लगा। जब ये बबल मध्य में आएगा तभी हमारी लाइन ऑफ साइट क्षैतिज होगी, इससे करने का प्रयास करता है, ठीक है। ये बड़ा नाजुक होता है, खुले अंगों का होता है, बियर टियर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है, ठीक है। इसके भागों के अधिक संचलन का, चूँकि अधिक संचलन करने के यहाँ पे भी सब कुछ है। ये वाई आधार हो गया, ये आपके स्लो मोशन स्क्रू हो गया, ये क्लैंप स्क्रू हो गया, ये फुट स्क्रू हो गया। इसकी सहायता से बबल को मध्य में लाएंगे, बबल मध्य में आएगा तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट क्षैतिज हो जाएगी, ठीक है। अगर पाठ्यांक स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो दो कारण होंगे, या तो इसका फोकसन करना होगा, इसको फोकसन करने के लिए, ठीक है, कि फिगर स्पष्ट दिखे, इसका संचालन कर देंगे, जिसको फोकसन इसको करते हैं वहाँ पे भी था। अगर हमारा ये बिम्पट सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी क्रॉस हेयर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आई के आगे लगी ट्यूब को, आई पीस के आगे उसका संचालन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्लेटें हैं सेम नाम है आपके पास। ऊपर वाली प्लेट को आपको ट्राइब्राज कहते हैं, नीचे वाली को आप ट्राइबाइज कहते हैं, ठीक है। ये था आपके पास वाई लेवल। अब इसके बाद से आपके पास आता है रिवर्सिबल लेवल, ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ती लेवल किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती लेवल जो है ये डंपी और वाई लेवल का मिला जुला हुआ रूप है, ठीक है। ये दो मजबूत साकेतों पे जो साकेट होते हैं, ठीक है, द्वारा दो मजबूत साकेट द्वारा इस स्पैंडल पे टिका होता है, ठीक है। साकेट में लगे पेज की सहायता से कस देने, अगर कस दिया जाएगा, जो साकेट है और उसके पेज को कस दिया जाए तो ये डंपी लेवल की तरह से काम करने लगता है। अगर पेज को ढीला कर दिया जाए तो ये वाई लेवल की काम करने लगता है, अर्थात कि इसको आलम्बों से निकाला जा सकता है। डंपी लेवल को आलम्बों से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन वाई लेवल में क्लिप होने का क्या है, जो वाई आकार का आलम दिया है उसके ऊपर को क्लिप करके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये दो व्यवस्थाएं आ जाती हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के आपके सामने होते हैं, ठीक है। एक आपका कुक्स लेवल, ठीक है, रिवर्सिबल लेवल, और दूसरा आपका क्रशिंग रिवर्सिबल लेवल। कुक्स में क्या है, ठीक है, इसमें जो स्टॉप कॉक दिया गया है, ठीक है, या स्टॉप स्क्रू जो दिया गया, उस स्टॉप स्क्रू को अगर ढीला कर देंगे तो दूरबीन को आलम्बों से पूर्णतया हम बाहर की तरफ निकाल के उनकी दिशा का परिवर्तन कर सकते हैं। जो क्रशिंग लेवल था उन्होंने इसको और आसान कहा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना, आपको दूरबीन को निकालना ही नहीं है, सिर्फ आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन को आपको खोलना है, ऑब्जेक्ट बेन को खोल के आई बेन की तरफ लगा देना है और आई बेन को खोल के ऑब्जेक्ट बेन की तरफ आपको लगा देना है। क्लियर हो गया आपका रिवर्सिबल लेवल, ठीक है। ये प्रतिवर्ती लेवल जो होता है ये मिला जुला रूप होता है डंपी लेवल और वाई लेवल का। डंपी लेवल में क्या है, उसे आलम्बों से नहीं निकाला जा सकता है, जबकि वाई लेवल में उसको आलम्बों से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि दोनों व्यवस्थाएं दे दी है। अगर डंपी की तरह से काम करना है तो उसके हम जो स्टॉप उसको टाइट कर दें तो वो डंपी की तरह से काम करने लगेगा, ठीक है। अगर वाई लेवल की तरह से यानी कि आलम्बों से निकालना है तो उन स्टॉप को खोल के हम उसकी दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। तो दो वैज्ञानिकों ने बनाया जिनके नाम पे कुक्स और क्रशिंग रिवर्सिबल लेवल है। कुक्स में क्या किया, उन्होंने स्टॉप स्क्रू को व्यवस्था दिया था, स्टॉप स्क्रू को ढीला किया और ढीला करने के बाद पूरा लेवल मशीन को निकाला और उसकी दिशा पलट के फिर वापस लगा के स्टॉप स्क्रू कर दिया। रिवर्सिबल जो क्रशिंग साहब थे उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को उन्होंने कहा वो बंधे का बंधे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस को ही इस तरह से व्यवस्थित किया कि दोनों को खोलिए और खोलने के बाद एक जहाँ आई पीस था वहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस को लगा दीजिए, जहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस था वहाँ पे आप आई पीस लगा दीजिए और इस तरह से आप करने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद से आता है आपके पास चौथा है टिल्टिंग। पहला आपका था डंपी लेवल, दूसरा वाई लेवल, तीसरा हमने रिवर्सिबल लेवल की बात की जिसमें कुक्स और क्रशिंग की मैंने बात किया, और चौथा आपके पास टिल्टिंग लेवल है, ठीक है। अभी तक ये जो लेवल थे आपके पास इनको ऊर्ध्वाधर अक्ष में हम झुका नहीं सकते थे, लेकिन टिल्टिंग लेवल में टिल्टिंग इसको लगा देने से इसको कुछ हद तक हम ऊर्ध्वाधर अक्ष में भी हम इसको घुमा सकते थे, ठीक है। इसमें
झुकाव लेवल में जो दृष्टि रेखा होती है उसका ऊर्ध्वाधर होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और इसकी सहायता से जब हम काम कर रहे होंगे तो उसमें क्या करते हैं, जब पाठ्यांक पढ़ने जाते हैं तो पाठ्यांक पढ़ते समय ही, ठीक है, एक बार हम उसको बबल को मध्य में ला देते हैं और उसका जैसे ही दूरबीन घुमाएंगे तो बबल भाग जाता है। तो पाठ्यांक पढ़ने के पहले जो टिल्टिंग स्क्रू, उस टिल्टिंग स्क्रू को रोटेट करा के हम मध्य मिला के पाठ्यांक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से अगर एक जगह से अगर आप ये टिल्टिंग लेवल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पाठ्यांक पढ़ने हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन डंपी लेवल में क्या है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, एक ही स्थापन में आपका वहाँ पे पाठ्यांक लेना शुरू कर देते हैं। अब इसी का सुधार रूप IUP इंडियन ऑफिस पैटर्न है, ठीक है, जिसे रुड़की इंजीनियरिंग के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के था, ठीक है, जो रुड़की विभाग के प्रोफेसर बिले साहब थे, इन्होंने 1920 में इसका निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया, टिल्टिंग स्क्रू की जगह ग्रेडियंट स्क्रू लगा दिया, ठीक है, यानी कि ढाल देने वाला एक पेंच लगा दिया। जब भी पाठ्यांक को पढ़ना होता था, समंजन करने के बाद जब आपने फुट स्क्रूज की सहायता से बबल को मध्य में ला दिया, तो बबल को मध्य में लाया तो लाइन ऑफ साइट आपकी क्षैतिज होगी, ठीक है। अब आपने दूरबीन को घुमाया तो बबल आपको भाग गया, पाठ्यांक ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो बबल आपका भाग गया। तो आपने क्या किया कि जो टिल्टिंग स्क्रू या ग्रेडियंट स्क्रू दिया उसको उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। घुमाने से क्या होता था, बबल मध्य में आ जाता था और पाठ्यांक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता था और आपने आसानी से पाठ्यांक पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें जो हमारा बबल होता है, ठीक है, वो बबल आपका ऊपर रहता है, बबल के ऊपर एक आपका मिरर लगाता है, ठीक है, जिसे रिफ्लेक्टर मिरर कहा जाता है। ये मिरर क्या है, आप पाठ्यांक देखते समय ही बबल उस ग्लास में आपका बबल का चित्र देता है और दिखाता है कि बबल आपका मध्य में है कि नहीं। अगर बबल मध्य में नहीं है तो आप पाठ्यांक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे कि वो जो ग्रेडियंट स्क्रू है उस स्क्रू की सहायता से आप रोटेट करा के बबल को मध्य में ला देते हैं और उसी समय बबल मध्य में होता है, आप पाठ्यांक को पढ़ लेते हैं। ये काम आप कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दिक्सूचक कंपास भी लगाया जा सकता है। ये जो ग्रेडियंट स्क्रू है, ठीक है, ये ग्रेडियंट स्क्रू आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 का निशान है और इधर कुछ अंश बने हैं, इधर बने हैं, ठीक है। आप जब इसको रोटेट कराते हैं, ध्यान दीजिए, तो जब ये 0 से 1 चक्कर कंप्लीट करता है तो 1 in 1000 का ये ढाल आपको दे देता है। जबकि यहाँ पे ढाल से कोई हमारा मतलब नहीं है, लेकिन अगर स्टेडिया मेथड में यूज करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे 1 in 1000 के रेशियो से 1 चक्कर लिया तो 1 in 1000 का कर देंगे, ठीक है। 1.5 चक्कर लिया तो 1 in 1,500 कर देंगे। 2 चक्कर लिया तो 1 in 2000, tan थीटा बराबर 1 in 1000, ठीक है, या 1 in 2000 कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IUP यानी कि इंडियन ऑफिस पैटर्न है, जिसका निर्माण रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बिले साहब ने किया था और भारतीय सर्वे विभाग के लिए गया था 1920 में। उन्होंने काम क्या किया, टिल्टिंग की जगह पे उन्होंने ग्रेडियंट स्क्रू बुलाया। ग्रेडियंट स्क्रू अगर एक कंप्लीट चक्कर ले लेता था तो वो 1/1000 का ढाल आपके सामने दे देता था, ठीक है। इसमें एक विशेषताएं इसकी क्या होती हैं, सबसे पहले आपके पास रिफ्लेक्टर मिरर, ठीक है। यहाँ बबल को देखने के लिए अलग से परेशान हमको नहीं होना पड़ता है, हम पाठ्यांक भी पढ़ते रहते हैं और बबल के ठीक ऊपर रिफ्लेक्टर मिरर लगा, जिससे बबल के मध्य में आने की सूचना हमारे पास आ जाती है। यानी कि पाठ्यांक पढ़ते समय बबल मध्य में है या नहीं है इसकी जानकारी हमको हो जाती है, तो हम उसको कर लेते हैं। दूसरा है पिल बॉक्स, ठीक है। पिल बॉक्स आपका जो ये बेस प्लेट है, ठीक है, यानी कि आपका ट्राई ब्रांच और ट्राई बैट है और यहाँ पे आपके फुट स्क्रूज है। तो यहीं पे ऊपरी प्लेट पे आपका एक इस तरह से सर्कुलर शेप में आपका एक ग्लास लगा हुआ है और उसके अंदर, ठीक है, एक घेरे के अंदर एक छर्रा डाला गया है, ठीक है। इसे ही हम पिल बॉक्स कहते हैं। अब इसके ऊपर आपका ये दूरबीन टिका हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आई बेन ऑब्जेक्ट बेन है, ठीक है, ये बिम्पट है और ये आपका आई पीस है, ठीक है। यहाँ पे फोक्सन स्क्रू आपके पास है, ये डायफ्राग्राम है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, ये फोक्सन स्क्रू है, जिससे इस पे बनने वाले प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसकी सहायता इसका संचालन, यहाँ जो पॉजिटिव है इसका संचालन करके ये जो डायफ्राग्राम पे हमारा ये क्रॉस हेयर है, इन क्रॉस हेयर को स्पष्ट किया जाता है। तो ये दूरबीन को जब हम रखते हैं तो प्लेट पे इस तरह की एक आपको शीशे का कवर किया हुआ है, अंदर एक छर्रा है, छर्रा एक सर्कल के अंदर है, ठीक है। जब ये छर्रा आप ट्राइपॉड को इधर उधर करेंगे, जब ये छर्रा बीच में आ जाएगा
तो इसका मतलब कि जो दो उसके आपके अक्ष हैं वो एक दूसरे पे संपूर्ण पे संतुलित हो जाएंगे। इसके लिए पिलबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आप किस क्षेत्र में आप करते हैं तो पहले टेम्पोररी स्थापित करते हैं तो क्षैतिज रेखा करने के लिए, तो आप अगर तीनों को स्टैंड पे रखने के बाद ही अगर पिल बॉक्स में लगे छर्रे को बीच मिला दें तो आपको बबल ट्यूब को लाना और आसान होने लगता है। यानी कि वो दो को संपूर्ण पे वो कर दिया जाता है, तीसरों का आपको संपूर्ण पे करना होता है। फिर आता आपका स्टेडिया वायर। स्टेडिया वायर क्या है? ये आपका पीतल का एक रिंग है, इस पे एक आपका ऊर्ध्वाधर वायर है, इस पे आपके एक बीच वाला बड़ा है, ठीक है, जिसे मिडिल क्रॉस हेयर कहते हैं। ये टॉप क्रॉस हेयर है और ये आपका बॉटम क्रॉस हेयर है, ठीक है। जब भी हम पाठ्यांक पढ़ते हैं तो हम इसको देखते हुए, मिडिल वाले को देखते हुए हम अपने गज पे पाठ्यांक पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा स्टेडिया वायर, ठीक है। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप गज पाठ्यांक आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें कि सीधे सीधे दूरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे वो जो रोटेशन होता है, ठीक है, या जो आपका ये टॉप क्रॉस हेयर और बॉटम क्रॉस हेयर का जो अंतर मिलता है वहाँ से आपको यस मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग गुणांक आपका 100 होता है तो आप फार्मूले की सहायता से क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरी कर लेंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आईयूपी का अन्य फायदे जो होते हैं, सबसे बड़ा फायदा इसमें होता है कि दूरबीन की एक्सिस ऑफ दूरबीन और एक्सिस ऑफ बबल, हाँ, ठीक है, आपको बार बार एक साथ रहना जरूरी नहीं होता है। एक बार आपने कर दिया तो वो हमेशा एक रहता ही, एक समझन करेंगे वो हमेशा उसी पे बना रहेगा। इसमें अंतर फोक्सन का संशोधन होता है। फोक्सन दो तरीके होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अंतर फोक्सन क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस का संचलन अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो दूरबीन होता है एक ट्यूब के अंदर होता है, जिसके कारण उसके अंदर धूल गंदगी नहीं जा पाती है, ठीक है। इसका जो बिम्पट होता है डायफ्राग्राम, हाँ, इसमें समंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि डंपी लेवल वगैरह में आपने देखा होगा, मैंने आपको जहाँ बिम्पट बनाया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको इस तरह दिए थे, ठीक है, और ये बिम्पट दिखाया था। तो इसकी सहायता से हम बिम्पट को एडजस्ट कर सकते हैं डायफ्राग्राम को, लेकिन इसमें एडजस्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती है। ये आधुनिक ठोस और टिकाऊ होता है, ठीक है। इसका मरम्मत आसानी से आपको कर लिया जाता है। इसके बाद आता है आपके मॉडर्न लेवल, ठीक है। ये आपके अधिक सॉलिड यानी ठोस होते हैं, स्वस्थ यानी कि आपके कॉम्पैक्ट होते हैं, अधिक सेंसिटिव यानी कि सुगराई होते हैं, धूप नमी और ताप का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और इनकी प्रकाशीय क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ नाम आपके पास हैं, जैसे ऑटोमेटिक लेवल है, वाइल्ड नंबर 3 है, नंबर NA20 आपको है, ये सब नाम है। इसमें जो आपको ऑटोमेटिक लेवल होता है इसे हम सेल्फ रिकॉर्डिंग लेवल भी या सेल्फ अलाइनमेंट लेवल भी कहते हैं। अर्थात कि इसमें जब दृष्टि रेखा पे जो अंदर बबल है, ठीक है, की सहायता से आपको क्षैतिज करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें लगा एक टिल्टिंग कंपनसेटर होता है, जिस टिल्टिंग कंपनसेटर की सहायता से आप इसको कर लेते हैं। टिल्टिंग कंपनसेटर में क्या होता है, एक समकोणीय त्रिभुज वहाँ प्रिज्म डाला गया था, वो प्रिज्म इधर से निकालने वाली दूरी को और इधर से आने वाली रेखा को एक बिंदु पे मिलाने का प्रयास करता है, जो आपके उसमें लटकता रहता है, ठीक है। जैसे ही आप देखने का प्रयास करते हैं तो टिल्टिंग कंपनसेटर क्या करता है, आपको उस सेंटर के पास पहुंचा देता है। लाभ क्या होता है या विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले इसकी संरचना जो मॉडर्न लेवल की होती है ये काफ़ी आपकी सरल होती है, इसका प्रयोग करना आपको आसान होता है। लक्ष्य का ये प्रतिबिंब जो देता है सीधा और स्पष्ट देता है, जबकि अन्य जो थे उसमें क्या है, उल्टाऊ लेंस लगाने का वो लक्ष्य का उल्टा और प्रतिबिंब आपको स्पष्ट देने का प्रयास करते थे, ठीक है। इसमें बुलबुला मध्य में नहीं होगा तब भी आपका कार्य करते हैं तो कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि जो टिल्ट कंपनसेटर लगा है उसकी वजह से जो लाइन होती है आपकी पूर्ण रूप से क्षैतिज रहती है। यह अधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। बाहरी प्रभावों का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, इसको ले जाने में आपको काफ़ी आसानी होती है, यानी कि हस्तन करना इनका काफ़ी आसान होता है। और इसके बाद होता है कि इनके द्वारा कार्य जो होता है वो शीघ्रता से स्थापित संपादित किया जा सकता है। अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन बिटवीन आईयूपी, कंपैरिजन बिटवीन
ठीक है, डंपी एंड आईओपी, ठीक है। यानी कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो हमको डंपी लेवल और आईओपी लेवल में, तो सबसे पहले हम लोग दूरबीन की बात किया जाए, ठीक है। इसमें जो दूरबीन होती है आपकी डंपी लेवल में, वो क्या होती है, वो स्पंडल पे टिकी हुई होती है, ठीक है। जबकि हमारा आईओपी जो लेवल होता है ये स्पिंडल से स्वतंत्र होता है। पहले हम दूरबीन की बात की, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये डंपी, ठीक है, ये डंपी लेवल हो गया और ये आईओपी लेवल हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने टेलीस्कोप की बात की, तो टेलीस्कोप में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये स्पेंडल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये स्वतंत्र है, स्पेंडल से स्वतंत्र होती है, ठीक है। दूसरा पोर्ट है टिल्टिंग स्क्रू, ठीक है, यानी कि झुकाऊ पेच इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें झुकाऊ पेच होता है। तीसरा पॉइंट आपके पास, ठीक है, वो वर्टिकल प्लेन, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है। तो इसे ऊर्ध्वाधर समतल में, डंपी लेवल को ऊर्ध्वाधर समतल में झुकाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। ऊर्ध्वाधर समतल में झुकाया, ऊर्ध्वाधर समतल में नहीं झुकाया जा सकता है, ठीक है। जबकि इसे झुकाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें झुकाया जा सकता है, इसमें झुकाया नहीं जा सकता है। फिर बात करें अस्थायी टेम्पोररी समंजन की, हैं, टेम्पोररी एडजस्टमेंट की बात करें, यानी कि अस्थायी समंजन की बात करें, तो यहाँ पे अस्थायी समंजन क्या करते हैं, ठीक है, पात पेचों की सहायता, जो फुट स्क्रूज होते हैं उनकी सहायता से आप कर लेते हैं। यहाँ पे फुट स्क्रूज की सहायता से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुट स्क्रूज एंड, ठीक है, जो आपके पास फुट स्क्रू जो है, जो टिल्टिंग स्क्रू आपको दिया गया है या टिल्टिंग पेच दिया गया है, उन दोनों की सहायता से आप इसका टेम्पोररी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अस्थाई परमानेंट एडजस्टमेंट की बात किया जाए, परमानेंट एडजस्टमेंट की बात किया है, ठीक है। तो इसके परमानेंट एडजस्टमेंट में आपको परेशानी होती है, डंपी लेवल के परमानेंट एडजस्टमेंट में आपको परेशानी होती है, इसमें आपको आसानी होती है, यानी कि आसानी से आप उसको समंजन कर लेते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाता है। दूरी मापन की बात की जाए, मेजरमेंट दूरी मापन की, ठीक है, तो इसमें क्षैतिज दूरी का मापन आपका संभव नहीं होता है, जबकि इसमें स्टेडिया वायर लगे होने के कारण, ठीक है, इसमें क्षैतिज दूरी का मापन भी आसानी से हम कर देते हैं। इसके बाद स्लोप की बात किया है, ढाल की, ठीक है, तो इसमें ढाल नहीं लगाई जा सकती है, इसमें ढाल लगाई जा सकती है, इसमें नहीं लगाई जा सकती है, इसमें लगाई जा सकती है। यूजेज की बात किया जाए, उपयोग की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे सिंपल लेवलिंग वर्क होते हैं, ठीक है, उनमें यूज करने का प्रयास करते हैं। और ये जो आपके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जो आपके परिशुद्ध परीक्षण में आप यूज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, यानी ये सिर्फ साधारण परीक्षण में यूज कर सकते हैं, ये परिशुद्ध एवं साधारण दोनों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका लेवल्स। ये थे आपके लेवल के विषय में। सबसे पहले आपका डंपी लेवल, दूसरा वाई लेवल, तीसरा रिवर्सिबल लेवल, चौथा आपके पास था टिल्टिंग लेवल, पांचवा आपके पास मॉडर्न था, ठीक है। तो लेवल कितने थे, पहला आपके पास डंपी लेवल, ठीक है, दूसरा आपको वाई लेवल, ठीक है, तीसरा आपको रिवर्सिबल लेवल, बिल लेवल, ठीक है। ये आपके पास दो तरीके से, कुक्स और क्रशिंग, हाँ, ये थे। फिर आपके पास था टिल्टिंग लेवल या आपका आईओपी लेवल, ठीक है, और पांचवा आपके पास था मॉडर्न लेवल। ये थे आपके लेवल, ठीक है। इसके विषय में मैंने आपको बताया क्या होता है, ये कालों पर आधारित होता है,
वो कॉलर आपके स्पेंडेबल से जुड़े होते हैं, इनको ऊर्ध्वाधर में मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये दूरबीन छोटी होती है लेकिन ये भारी होते हैं, वाई लेवल वाई आकार के आलम्बों पे टिका होता है। ठीक है, इसके लिए इसे वाई लेवल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लैंप लगे होते हैं, इन क्लैंप को ढीला करके इसको उठा के इसकी दिशा बदली जा सकती है। ठीक है, तीसरा आपके पास है, ये आपका काफ़ी नाजुक अंगों वाला होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बियर और टीयर इसका ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तीसरा था आपको रिवर्सिबल लेवल, ये इन दोनों का मिला जुला रूप है, डंपी लेवल और आपका वाई लेवल का, यानी कि इनमें जो दूरबीन को लगाएगा उस दूरबीन में स्टॉप स्क्रू लगा दिया गया। ठीक है, उस स्टॉप स्क्रू की सहायता कॉलर पर लग करके स्टॉप स्क्रू लगा दिया गया। जब उस स्टॉप स्क्रू को टाइट कर दिया जाता था तो डंपी लेवल की तरफ से काम करने लगते थे, और जब उनको ढीला करके खोल के इनको चाहा जाता तो निकाल के इनकी दिशा बदल जाती है, तो ये वाई लेवल की तरफ से ये काम करना शुरू कर देते। ये दो तरीके थे। कुक साहब ने क्या किया कि स्टॉप स्क्रू को, ठीक है, खोलने की व्यवस्था दिया और इसकी दिशा परिवर्तित करने को कहा। क्रशिक साहब ने कहा आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस को खोला, ऑब्जेक्ट लेंस को यहाँ पे लगाया और आई लेंस को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, टिल्टिंग लेवल्स में फायदा ये हो जाता था कि जो ऊपर के लेवल थे इनको ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष हम झुका नहीं सकते थे, लेकिन टिल्टिंग लेवल में, ठीक है, नीचे एक टिल्टिंग स्क्रू दे दिया गया जिसकी सहायता से इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष में के सापेक्ष, क्षैतिज के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर में ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इसी का बढ़ा हुआ रूप आईओपी इंडियन ऑफिस पैटर्न, ठीक है, जिसे भारतीय सर्वे विभाग द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, उसका निर्माण रुड़की के प्रोफेसर बिले साहब ने 1920 में किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो टिल्टिंग स्क्रू था वहाँ पे उन्होंने ग्रेडियंट स्क्रू लगा दिया, और ग्रेडियंट स्क्रू आपका इस तरह से था। उस ग्रेडियंट इससे ये होता था कि एक बार जब आपने दूरबीन की लाइन ऑफ साइट क्षैतिज कर यानी बबल बंद में आ गया तो पाठ्यांक पढ़ते समय, ठीक है, अगर बबल हिल गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको रोटेशन करा के बबल को मध्य में ला के आपको पाठ्यांक पढ़ लेना, वो सही पाठ्यांक हुआ। ये जो टिल्टिंग ग्रेडियंट है वो 1 in 1 एक चक्कर अगर कंप्लीट कर लेता है, 0 से 1 पे चला जाता है, ठीक है, तो वो आपको 1 in 1000 की ढाल आपको दे देता है। अब दूसरा आपके पास है लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, यानी कि पहला आपके पास क्या था, लेवल था। ठीक है, लेवल में मैंने आपको बता दिया कितने तरीके के लेवल होते हैं। अब चूंकि लेवलिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है पाठ्यांक पढ़ने के लिए, तो ये आपका अच्छे लकड़ी के, ठीक है, उपचारित एक अच्छी लकड़ी होती है जिसको अच्छे तरीके से उपचारित किया गया था और संशोधित किया गया था, उसकी सहायता से इसे तैयार किया जाता है। यह एक असांकित लंब दंड होता है। ठीक है, ये इसे स्टेशन बिंदु ऊर्ध्वाधर करके लेवल मशीन की सहायता से हम पाठ्यांक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले तो ये लकड़ी के बनते थे, आधुनिक युग में ये एल्युमिनियम के आपके पास आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इनमें नीचे की तरफ जब लकड़ी के बनाए जाते थे तो पीतल किया सू लगा दिया जाता ताकि जमीन पे आसानी से खड़ा हो सके। ठीक है, अब इस प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बता रहा था कि लेवल के विषय में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, यानी कि गज किसे कहते हैं। ठीक है, ये गज क्या होता है, यह एक असांकित अच्छी तरह से संशोधित, ठीक है, उपचारित लकड़ी का बना एक लंबा दंड होता है। जिस दंड पे, ठीक है, सफ़ेद एक पट्टी डाल दी जाती है। ठीक है, यानी कि बेस सफ़ेद कर दिया जाता है, फिर इस पे सफ़ेद और काले इस पे निशान इस तरह से लगा के इसका अंशांकन कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यह एक अच्छी तरह से उपचारित एवं संशोधित लकड़ी का बना हुआ लंबा सा एक आपका दंड होता है। ठीक है, जिस पे निशान पड़े होते हैं। ठीक है, इसे स्टेशन बिंदु पे स्थापित करते हैं और लेवल से निकाली गई जो क्षैतिज रेखा है उसके द्वारा इस पे जो पाठ्यांक बाधित होता है उस पाठ्यांक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसकी तली में पीतल के आपके सूज लगे होते हैं। ठीक है, इसकी तली में पीतल के सूज लगे होते हैं ताकि जो हमारा स्टाफ है ये जमीन पे पूर्ण रूप से आपका ठीक से ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जा सके। ठीक है, ये पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, आधुनिक युग में इन्हें इस्पात के द्वारा भी बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। ठीक है,
इनका जो ये अंशांकन होता है, ठीक है, प्रत्येक की ब्लैक पट्टी या सफ़ेद पट्टी ये 5 mm चौड़ी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें बाएं साइड में मीटर के निशान लाल से लिखे होते हैं, जबकि यहाँ पे दाहिने साइड में हर 10वां सेंटीमीटर आपका काले से लिखा होता है। क्लियर हो गया। बाएं साइड में मीटर के निशान लिखे होते हैं जो आपको रेड से लिखे रहते हैं। ठीक है, ये पूरा वाइट बेस होता है। इस वाइट बेस पे आपको ब्लैक पट्टियाँ डाली जाती हैं 5-5 mm की। ठीक है, तो एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है, एक वाइट होती है, एक ब्लैक, यानी कि ये पूरा आपका जैसे एक ब्लैक है ये और एक ब्लैक ये है, तो ये भी 5 mm का है, ये वाइट वाला पोर्शन भी 5 mm का, और ये भी आपका 5 mm है। इसका मतलब कि जो इसका अल्पतमांक होता है, ठीक है, वो 0.005 mm आपके पास आता है। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं। जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारे पास होता है टारगेट, ठीक है, टारगेट स्टाफ, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ठीक है, ये हमारे पास 2 स्टाफ में हम इनको बांटने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक लक्ष्य बाधित और टारगेट मतलब एक लक्ष्य बाधित होता है, ठीक है, और दूसरा स्व पठनीय, आप कह सकते हैं स्व पठनीय आपके पास गज होता है। ये लक्ष्य बाधित गज होता है, ये स्व पठनीय गज होता है। अब हम बात करें टारगेट स्टाफ की। ठीक है, ये टारगेट स्टाफ क्या होता है, यानी कि लक्ष्य बाधित आपका स्टाफ क्या होता है। तो ये जो टारगेट स्टाफ होता है, ठीक है, एक दूसरे पर सरकने वाली 2 लंबाइयों को मिला के बनाया जाता है। एक दूसरे पे सरकने वाली 2 लंबाइयों को मिला के इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है आपकी, ठीक है, 3.75 मीटर या आपकी 4 मीटर की होती है। ठीक है, इसमें ये आपकी ये असांकित पोल है, दंड है। ठीक है, इस असांकित दंड पे ये आपके मीटर और सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टारगेट यानी कि फिरकी लगी हुई है। ठीक है, ये जो फिरकी होती है, ठीक है, ये फिरकी ऊपर या नीचे या ऊपर ये रोटेट कराया जा सकता है, यानी ये नीचे भी आ सकता है और ये ऊपर भी जा सकता है। इस टारगेट पे, इसे हम टारगेट करते हैं, इस टारगेट पे वर्नियर के निशान पड़े होते हैं, वर्नियर के निशान इस पे पड़े होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा पाठ्यांक काफ़ी आपके अच्छे आपको मिल जाते हैं, यानी कि प्रशुद्ध मिलते हैं। इसके द्वारा आप 0.001 यानी कि 1 mm तक के पाठ्यांक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग प्राय 100 मीटर से अधिक दूरियों के लिए ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसमें इस गज पे पाठ्यांक पढ़ने में समय लगता है, क्योंकि पाठ्यांक पढ़ने वाला स्टाफमैन यानी कि जो गज को पकड़े रहता है वो उसका काम होता है। सर्वेयर जो लक्ष्य को बाधित करता है वो यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, इसका प्रयोग भारतवर्ष में नहीं किया जाता है। दूसरा आपके पास सेल्फ रीडिंग गार्ड, तो ये हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला है वन लेंथ यानी कि एकल खंडी। ठीक है, दूसरा हम लोग के पास है आपका फोल्डिंग यानी कि मुड़वा गज। ठीक है, तीसरा हम लोग के पास है टेलीस्कोपिक यानी कि प्रवेशी। ठीक है, ये प्रवेशी हो गया, ये आपका मुड़वा हो गया। ठीक है, और ये आपका एकल खंडी हो गया। ठीक है, और लास्ट में चौथा आपके पास होता है इनवर प्रिसीजन, इनवर प्रिसीजन आपका स्टाफ। ठीक है, ये 4 स्टाफ होते हैं। इन्हें सेल्फ रीडिंग रिगार्ड स्टाफ क्यों कहा जाता है? ठीक है, कारण क्या है, इसमें जो सर्वेयर लक्ष्य को बाधित करता है वही पढ़ने का इसका काम करता है, इसीलिए इसे सेल्फ रीडिंग स्टाफ कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? इसमें लक्ष्य पे स्टाफ को रख दिया जाता है, उसके बाद मशीन की सहायता जो 36 लाइन की है उसकी सहायता से सर्वेक्षक उस लक्ष्य को, उस पॉइंट को आधारित करता है और उसके बाद उस पाठ्यांक को पढ़ लेता है। ठीक है, क्योंकि देखना और पढ़ना दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम सेल्फ रीडिंग स्टाफ करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें वन लेंथ, यानी कि ये
आपका एक अंशांकित दंड होता है, ठीक है, जो आपको एकल लंबाई में बना होता है, ठीक है। ये आपका 3 मीटर लंबा होता है, ठीक है। इस पे आपका वाइट बेस होता है, इस पे ब्लैक निशान इस तरह से पड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह से पड़े होते हैं। ये आपका देखिए तो इस तरह से ये आपके पास ये होता है, ठीक है। इधर आपके मीटर के निशान पड़े होते हैं, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर के निशान 10-20 काले आपके इस तरह से लिखे होते हैं, ठीक है। ये एकल लंबाई में होने के कारण इसको ले आना आपको काफ़ी कठिन होता था, ठीक है। इसको जमीन पर स्थित रखते हैं, इसलिए नीचे लोहे के यानी कि पीतल के शूज इसको पहना दिए जाते हैं। ये हल्के होते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े होने के कारण इनको ले आना आपके लिए काफ़ी कठिन कार्य होता था। अब आता है आपके पास फोल्डिंग यानी कि मुड़वा गज। ये जो फोल्डिंग या मुड़वा गज होते हैं, ठीक है, ये 4 मीटर की लंबाई में होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 खंडों में बनाए जाते हैं। एक आपका ये 2 मीटर का खंड होता है, ठीक है, और दूसरा आपका ये 2 मीटर का खंड होता है, ठीक है। यानी ये आपका 2 मीटर और ये आपका 2 मीटर, ये आपके 2-2 मीटर के 2 खंड होते हैं, जिन पे ब्लैक वाइट और मीटर सेंटीमीटर के निशान इस पर पड़े होते हैं। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाता है एक कीलक के द्वारा, ठीक है, एक कीलक के द्वारा जो है जब काम कर नहीं किया जाता है तो इनको बंद कर दिया जाता है, तो ये 2 मीटर की लंबाई में हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। जब काम करना होता है तो हम इसको खोलते हैं, बॉक्स को खोलने के बाद से फैलाने के बाद इस कीलक की सहायता से इसको जाम करके हम 4 मीटर की लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है ये आपकी 75 mm होती है, और इनकी ये जो मोटाई होती है ये आपकी 18 mm होती है। इस तरह से इसको ले जाना है, ठीक है। इनको ले जाने में आपको आसानी रहती है, 2 मीटर के होने का इनको ले जाने में लिए आपको आसानी होती थी। अब आपके पास आता है, ठीक है, तीसरा टेलीस्कोपिक स्टाफ यानी कि प्रवेशी, ठीक है। ये टेलीस्कोपिक स्टाफ जो है ये 4 मीटर की लंबाई में होते हैं, लेंथ आपकी 4 मीटर होती है, ठीक है। ये प्रायः आपके पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, अभी ये एल्युमिनियम के बनाए जा रहे हैं। ये 3 खंडों में बनाए जाते हैं, ठीक है। एक खंड आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा खंड आपका ये हो गया, और तीसरा खंड आपका ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 3 लंबाइयों में, 1 लंबाई, 2 लंबाई, 3 लंबाई, एक दूसरे में प्रवेश करा दिया जाता है और दूसरे को तीसरे में प्रवेश करा दिया जाता है, यानी कि हमारा स्टाफ जो होता है सिकुड़ के इतने का हो जाता है। ये जो लंबाई होती है कितनी होती है, ये 1.25 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 1.25 मीटर होती है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर तक। इस प्रकार इसकी लंबाई क्या हो जाती है आपकी 1.5 मीटर रह जाती है। लेकिन जब इसको हम खोलते चले जाते हैं, ठीक है, तो ये 4 मीटर लंबी हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। इसे काफ़ी सावधानी से आपको प्रयोग करना पड़ता है। अब आपके पास है इनवर आर प्रिसीजन, ठीक है। प्रसिद्ध कार्यों के लिए इसी का हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनवर एक मिश्र धातु है और इसका तापीय प्रसार गुणांक काफ़ी कम होता है, ठीक है। इनवर धातु पर धातु की एक पट्टी होती है, ठीक है, जिस पे आपके मीटर और सेंटीमीटर के निशान आपके लगे होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको ये जो हमारे चौड़ी पट्टी है पोल है, ठीक है, इस पे हम 0 से शुरू करके इस पट्टी को, इस्पात की पट्टी को, इनवर की पट्टी को इस पे खोलते चले जाते हैं और क्लिप की सहायता से इस पे इसको पकड़ बनाते चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम पाठ्यांक पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे ये ऊपर खोलते जाते हैं ये स्ट्रिप होती है, ठीक है, इस पे अंशांकन होता है। इसको नीचे 0 से करके बेस पे टाइट करने के बाद इसको इस चौड़ी पट्टी पे हम खोलते चले जाते हैं और क्लिप की सहायता से, ठीक है, इसको दोनों साइड पिन कर करके इसको लंबाई बढ़ा देते हैं और फिर अपने मशीन के सामने रख के, ठीक है, हम पे पाठ्यांक को पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा 1 mm तक के पाठ्यांक काफ़ी शुद्धता से पढ़े जा सकते हैं। अब हम आते हैं आपके पास अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट आपके पास है कंपैरिजन बिटवीन टारगेट एंड
सेल्फ रीडिंग स्टॉप। ठीक है, यानी कि आपको तुलनात्मक अध्ययन करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीरियल होगा, पॉइंट्स होगा, ठीक है, फिर आपके पास टारगेट स्टॉप होगा, ठीक है, फिर आपके पास ये आपका सेल्फ रीडिंग आपके पास स्टॉप होगा। ठीक है, कौन कौन से बिंदु आप ले सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट लीजिए गज भेदन का, ठीक है, यानी कि स्टॉप साइटिंग का। तो इस टारगेट स्टॉप में गज को पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पे गज को टारगेट करने के लिए वहाँ एक टारगेट लगी होती है, जिसके द्वारा जो हमारा स्टॉपमैन होता है, गज पकड़ वाला होता है, अपने सर्वेक्षक के कहे अनुसार वो ऊपर नीचे करके, ठीक है, उसकी दृष्टि रेखा के सामने ले जाता है, सेट करता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो टारगेट वाला जो स्टॉपमैन होता है उसे निपुण होना चाहिए। दूसरा, यह जो होता है यह सामान्य असांकित दंड होता है। ठीक है, इसे पकड़ने वाला अगर अकुशल भी होगा, ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास गज पठन की, यानी कि गज पे पठन कौन करेगा? तो इसमें गज पे पठन जो गजमैन है, यानी कि स्टाफमैन है, वो करेगा। यहाँ पे जो सर्वेक्षक है वो करेगा। अभिलेखन की बात करें, रिकॉर्डिंग की बात, ठीक है, तो टारगेट स्टाफ में रिकॉर्ड करने का काम स्टाफमैन करेगा, जबकि यहाँ पे रिकॉर्ड करने का काम सर्वेक्षक स्वयं करेगा। परिशुद्धता की बात की जाए, प्रिसीजन की बात की जाए, तो इसमें गज पठन काफ़ी परिशुद्धता से होता है, लेकिन गज पकड़ने वाला परिशुद्धता से नहीं पढ़ पाता है। अगर वो होशियार नहीं है तो यहाँ पे गज पठन आपका 0.005 मीटर तक होगा। तलेक्षण दूरी की बात की जाए तो इसे अधिक दूरी तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसे अधिक दूरी तक यूज नहीं किया सकता है। कार्य कौशलता की बात की जाए तो इसके द्वारा कार्य कौशल, ठीक है, में समय लगता है, यानी कि टारगेट को स्थापित करने में आपको समय लगता है, जबकि इसमें कार्य बड़ी तेजी से संपन्न किया जाए। प्रचलन की बात की जाए तो इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है। ठीक है, इसका हर जगह प्रचलन होता है। समय की बात क्या है, ठीक है, तो इसमें लक्ष्य भेदन और पठन में आपका दोनों में समय लगता है। ठीक है, इसमें आपका समय नहीं लगता है, ये आसानी से आपके साथ कंप्लीट कर लिए जाते हैं। अब आपके पास आता है प्रिकॉशन इन हैंडलिंग स्टाफ। ठीक है, प्रिकॉशन इन, ठीक है, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग, ठीक है, आपका लेवल स्टाफ, यानी कि आपको जो तलेक्षण गज है उसको पकड़ने में आपको कौन कौन सी सावधानियां लेनी होंगी। तो तलेक्षण गज पकड़ने में सबसे पहले आपको सावधानी ली होगी, ठीक है, कि जो ये तलेक्षण गज है, मान लीजिए ये आपके पास तलेक्षण गज है, तो इस तलेक्षण गज को आपको पूर्ण रूप से दोनों हाथों से आपको पकड़ना होगा। ठीक है, गज का मुख्य पठन जिधर आसांकन होगा वो मशीन की तरफ, यानी कि लेवल मशीन की तरफ होगा। ठीक है, गज को पूर्ण रूप से सीधा पकड़ना चाहिए। ठीक है, इसके लिए साउल से चाहें तो आप इसको चेक कर लें। जो हाथ या थैलियों से पकड़ रहे हैं तो आप आगे ना पकड़ के आप इसके साइड में जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में पकड़ेंगे, ताकि आसानी से उसको पकड़ सकें। ठीक है, फिर जब आप गज को ज़्यादा कराता है तो आप अपने पैर की दोनों एड़ियों को सटा लें और उसके नीचे से आप एड़ियों के बीच में लगा लें और ऊपर अपने सामने इस गज को रख के पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, गज की ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए आप लेवल, ये जो आपका प्लम बाम होता है साहुल, उसकी मदद आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, आपको क्लियर हो गया क्या क्या आपको सावधानी ली। जब भी गज को पकड़ेंगे तो दोनों हाथ से पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरा काम करेंगे, गज पे जो आसांकन किया गया है वो लेवल मशीन की दृश्य रेखा की साइड में होगा। ठीक है, सावधान की स्थिति में गज पकड़ना चाहिए। जब आप सावधान हैं और प्रयास कीजिए कि गज का निचला हिस्सा आपके सटे हुए दोनों पैरों के हिल के बीच से लगा हुआ हो। ठीक है, गज के को अगर आप पकड़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर तो आपकी उंगलियां आगे ना होके आपको साइड में होनी चाहिए। ठीक है, यदि गज शुद्ध रूप से ऊर्ध्वाधर नहीं है तो पाठांक अशुद्ध आएगा, इसलिए क्या करिए, गज को साहुल की ज़्यादा से पूर्ण रूप से लंबवत आप कर लीजिए। एक प्रॉब्लम मैं आपको इस पर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक 3 मीटर लंबे
तलेक्षण गज से जो अपने साहुल से 30 सेंटीमीटर या ये कहे 20 सेंटीमीटर झुका हुआ है, 20 सेंटीमीटर झुका हुआ है, जब उस पर गज पठन किया जा रहा है, जब उस पर गज पठन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, यदि गज पठन आपका, ठीक है, 2.340 मीटर हो तो यथार्थ पाठ्यांक बताइए। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, गज के संदर्भ में कैसे आप एक 3 मीटर का लंबा तलेक्षण गज है जो अपने साहुल से 20 सेंटीमीटर झुका हुआ है। यानी सॉल्यूशन में चलते हैं, ये कोई तलेक्षण गज है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आपका झुका हुआ है जब हम पाठ्यांक पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर झुका हुआ है, ठीक है, जब यहाँ लेवल मशीन की सहायता से हम पाठ्यांक पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उस समय पाठ्यांक मिलता है इसको 2.340 मीटर। तो कह रहा है यथार्थ पाठ्यांक बताइए। ठीक है, गज की लंबाई कितना है? गज की लंबाई आपके पास दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, झुकाव कितना दिया गया है? झुकाव दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गज पर पढ़े गए पाठ्यांक में झुकाव, गज पर पढ़े गए पाठ्यांक में झुकाव बराबर आपका 2.340 गुणे 20 डिवाइडेड, ये 0.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.156 मीटर। ठीक है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1.156 मीटर ये। ठीक है, 3 मीटर में। ठीक है, अब आपको ये वास्तविक पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, ए सी पे आपने पाठ्यांक पढ़ा था तो 2.34, लेकिन ये साहुल यहाँ से होना चाहिए, साहुल से 20 सेंटीमीटर का आएगा, तो 20 सेंटीमीटर हटा हुआ था, तो 3 मीटर में झुकाव आ रहा है आपका 0.156 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √2.340 का वर्ग माइनस 0.156 का वर्ग, और ये जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2.335 मीटर। यानी कि यथार्थ पाठ्यांक आपके पास 2.355 मीटर आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपके पास अगला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। पार्ट्स ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आपके पार्ट्स ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं एंड देयर फंक्शन, उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, यानी कि लेवलिंग जो मशीन है उसमें आपके पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेलीस्कोप की बात करें, यानी कि दूरबीन की बात किया जाए। ठीक है, ये दूरबीन क्या होता है? यहाँ पे ये आपका क्या होता है? ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये जो है आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास ए बी है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाशीय सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, यहाँ से ये आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये
ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है बिम्पट, ठीक है। ये क्या है हमारा डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट है, ये हमारा डायाफ्राग्राम जिसे हम बिम्बपट कहते हैं, ठीक है। ये बिम्पट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये जो है ये आपकी क्या है आई लेंस है, ठीक है। ये आपके पास आई लेंस है या आई पीस है और ये आपकी यहाँ पे आँख है, ठीक है। लेवल यंत्र का मुख्य भाग आपका क्या होता है टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन होता है। इसी की सहायता से स्टेशन पे रखे गए गज का पाठ्य पढ़ा जाता है, ठीक है। ये जो दूरबीन होती है ये एक पीतल की लंबी नली होती है जिसमें एक किनारे पे ऑब्जेक्टिव लेंस, एक किनारे पे आई पीस और बीच में डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट लगा होता है। हम आई पीस की तरफ से हम अपने लक्ष्य को देखने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस इस लक्ष्य का प्रकाश के साधन का इस लेंस का उल्टा एवं सीधा प्रतिबिंब हमारे इस बिम्पट पे देती है और इस बिम्पट के द्वारा ये आँख द्वारा देखा जाता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं, ठीक है। ये जो बिम्पट होता है ये हमारा स्थिर अवस्था में होता है। क्लियर हो गया? हाँ, यानी कि प्रकाशीय सिद्धांत के अनुसार ऑब्जेक्ट्स लक्ष्य से आने वाली किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस से उल्टा परंतु स्पष्ट फिगर देती हैं जो चला जाता आ रहा है हमारे बिम्पट पे, ठीक है। और बिम्पट के आने के बाद ये आँख के द्वारा हमें देख लिया जाता है, ठीक है। तो ये बिम्पट क्या कहता है लक्ष्य से आने वाले ऑब्जेक्ट का उल्टा एवं स्पष्ट चित्र बनाता है जिसे आई पीस हमको देखने का प्रयास की जाती है। जो ये फोकशन होता है, ठीक है। अब इसमें पार्ट आता है फोकशन यानी कि आपको ये फोकशन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। दूरबीन में फोकशन दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक आपका एक्सटर्नल होता है और दूसरा आपका एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, ठीक है। और फोकशन है क्या लक्ष्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से इस बिंबपट पर पड़े एवं नेत्रिका उसे स्पष्ट रूप से देख सके, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे ही हम फोकसिंग यानी कि फोकशन कहते हैं, ठीक है। फोकसिंग या फोकशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये बिम्पट यहाँ ऊपर का था, ठीक है। यहाँ टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप में फोकशन करना पड़ता है। फोकशन दो तरीके का होता है, एक आपका इंटरनल होता है, ठीक है, और दूसरा आपका एक्सटर्नल होता है। ये हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप फोकशन की प्रक्रिया समझिए, यानी कि फोकशन क्या है लक्ष्य का प्रतिबिंब, ठीक है। लक्ष्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बिंबपट यानी कि डायफ्राग्राम पे पड़े और डायफ्राग्राम उसे ये आई पीस पे यानी कि नेत्रिका पे स्पष्ट रूप से दिखा सके, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया हमारी फोकसिंग या फोकशन कहलाती है। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? लक्ष्य का प्रतिबिंब, ठीक है, इस बिंबपट पे स्पष्ट ताकि नेत्रिका उसे आसानी से देख सके, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया को हम फोकशन कहते हैं। इस फोकशन की प्रक्रिया में ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की स्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन ये जो बिम्पट है ये फिक्स होता है, ठीक है। ये आपके मूवेबल हैं, ये उस प्रक्रियाओं में, ठीक है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस आपके मूव करते रहेंगे, लेकिन जो बिम्पट होगा ये हमारा अपनी जगह पर स्थित कला होता है, ठीक है। यही कहलाती है हमारी फोकशन, ठीक है। इसे दो तरीके से मैंने पहले कहा कि दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल, ठीक है। सॉरी, इसे दो तरीके से किया जाता है। एक फोकसिंग ऑफ आई पीस, ठीक है, और दूसरा है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये दो फोकसन की प्रक्रियाएं हमारे पास होती हैं जो करना पड़ता है। इसको करने के पहले आप डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट के विषय में जान लीजिए। डायाफ्राग्राम ये आप पूछा रहता है ये बिम्पट क्या होता है, हिंदी है आपके पास। बिम्बपट ये क्या होता है, ठीक है। जिस समतल आधार पे, ठीक है,
लक्ष्य का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है और ठीक है, परंतु उल्टा बनता है, उसे ही हम डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका आई पीस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, इस पे लक्ष्य इधर है तो लक्ष्य का फोटो इस पे आता है, उल्टा परंतु स्पष्ट आता है, ये क्या करता है, उसको आई पीस पे भेज जाता है। तो ये एक फिक्स स्थिर जो होता है, ठीक है, स्थिर सतह जिसे हम बिम्पट कहते हैं, जिस पे लक्ष्य का प्रतिबिंब स्पष्ट परंतु उल्टा बनता है, जिसे आई पीस स्पष्ट रूप से देख लेती है, आपका डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट कहलाता है। ठीक है, ये बिम्पट आपका गन मेटल आर ब्रॉन्ज यानी कि पीतल का बना होता है, एक आपका इस तरह से रिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका गन मेटल या पीतल का बना हुआ रिंग होता है, जिसके ऊपर ठीक है आपके इस तरह से क्रॉस हेयर पड़े होते हैं। जो ये क्रॉस हेयर जो होते हैं, ठीक है, ये कुकून कीट या आपके प्लेटिनम के वायर होते हैं, ये प्लेटिनम के वायर होते हैं या कुकून होते हैं, जो इस पीतल की रिंग पे लगाए रहते हैं। ये अलग अलग कंपनियों में आपको अलग अलग मिल सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, आपको प्राय ऐसे ज़्यादातर मिलता है, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, इस तरह से भी मिल सकता है, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, इस तरह से आपको मिल सकता है। ये आपके होते हैं डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट। अब बिम्पट जब पता चल गया है, वो स्थिर तल जिस पे लक्ष्य का प्रतिबिंब स्पष्ट परंतु उल्टा बनता है, जिसे आई पीस पे देखा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करें फोकशन ऑफ आई पीस, ये क्या होता है। ठीक है, जब हम आई पीस द्वारा ठीक है, हम अपने ये हमारी आई पीस होती है, ठीक है, इससे आगे ये बिम्पट पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बिम्पट पे पड़ा हुआ क्रॉस हेयर जब स्पष्ट नज़र नहीं आता है, तो इसके लिए आई पीस का संचलन करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आई पीस पे एक सर्किल होती है, उस सर्किल को हम आगे पीछे घुमाते हैं, ताकि हमारा जो बिम्पट है उस पर बने हुए क्रॉस हेयर यानी कि क्रिस्टल हमको स्पष्ट नज़र आ जाए। ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है, ठीक है, आपका फोकशन ऑफ आई पीस। ठीक है, यानी कि नेत्रिका को आगे पीछे करके बिम्पट पे बने क्रॉस हेयर यानी कि क्रिस्टलों को स्पष्ट रूप से देख लेना आपका फोकसिंग ऑफ आई पीस कहलाता है। फोकशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लक्ष्य जो प्रतिबिंब होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये जो बिम्पट है इस बिम्पट पे, ठीक है, इसको स्पष्ट रूप से उल्टा परंतु स्पष्ट रूप से ये इसमें किन्हीं कारणों से ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, ये इस पर स्पष्ट फिगर नहीं दे पाता है, धुंधला देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब मैंने आपको फिगर बनाया था दूरबीन का, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब आई पीस था तो यहाँ पे मैं एक फोकसन इसको दिखा रहा था। ठीक है, तो इस फोकसन इसको को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब हम आगे पीछे करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फिगर जो होता है उसका हिलना बंद हो जाता है और वो हमारा क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाता है। यानी मुख्य उद्देश्य लक्ष्य का प्रतिबिंब, ठीक है, बिम्पट पे के क्रिस्टल पे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होता है। इसके लिए जो फोकसन पेच है जो मैंने कहा उसकी मदद ली जाती है, उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो वो हमारा फोकसन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, ठीक है, कि एक्सटर्नल फोकसिंग क्या होती है। हमने कहा कि फोकसिंग दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल होती है और दूसरी हमारी इंटरनल होती है। ठीक है, यानी कि एक बाह्य फोकशन होता है, ठीक है, और एक आंतरिक फोकशन होता है। ये बाह्य फोकशन कैसे होता है, ठीक है, तो जिस दूरबीन में फोकशन के लिए आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का संचलन बाहर की तरफ होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फोकसिंग क्या है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है, ठीक है, इनका संचलन जब बाहर की तरफ होता है, ये आपका बिम्पट है, जब बाहर की तरफ होता है तो उस तरह के फोकसन को हम एक्सटर्नल फोकसिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये अंदर की तरफ होता है तो उसे हम इंटरनल फोकसिंग कहते हैं। अब एक्सटर्नल फोकसिंग की कैसे जाती है, तो इसमें लोहे के दो ट्यूब होते हैं, ठीक है, जिनको एक दूसरे के साथ लगा के रखा जाता है। ठीक है, ये आपके लोहे के दो ट्यूब होते हैं, ये आपके पास हो गया। ठीक है,
यहाँ से आपके पास ये हो गया, ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये आपके पास आई पीस हो गई, ठीक है, ये आपकी आई पीस है, ठीक है। और दूसरी ट्यूब जो आपके पास होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपके पास देखिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास रहता है, ठीक है, हैं, क्लियर हो गया। एक ट्यूब आपकी कहाँ से कहाँ तक है, एक ट्यूब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वन ट्यूब ये है, ठीक है, और दूसरी ट्यूब जो आपके पास है, ठीक है, वो आपके यहाँ से लेके आपके यहाँ तक की है, आपकी वन ट्यूब, ठीक है। यानी कि एक ट्यूब ये होती है जो यहाँ से लेके, इसमें क्या क्या होता है आपके पास, ये आपके पास आई पीस और ये डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम, ठीक है, यानी कि बिम्पर आई पीस एक ट्यूब से जुड़े होते हैं और दूसरे ट्यूब से आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये जुड़ा होता है, ठीक है। ये संचलन कैसे करता है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपका पिनियन की व्यवस्था दी होगी थी इस तरह से, ठीक है, आपकी इस तरह की व्यवस्था होती है, और यहाँ पे इसी तरीके से, ठीक है, आपको इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ये पेच होता है ऐसे, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। जब हम इसको रोटेट कराते हैं तो ये रैक एंड पिनियन व्यवस्था के द्वारा या तो ये आगे बढ़ता है, ठीक है, या ये इधर पीछे की ओर खिसकना शुरू कर देता है, तो ये कहलाता है हमारा, ठीक है, ये आपका फोक्सन स्क्रू है। और ये जो आपको रैक एंड पिनियन, ये आपकी क्या है, पिनियन रैक है, और ये आपकी पिनियन है, जो आपकी ये रैक एंड पिनियन आपकी ऐसे होती है, ठीक है, और इस पर आपको ये आपकी जो चपड़ी होती है, ठीक है, वो आपकी ऐसे बनी होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये फोक्सन स्क्रू जिसको पकड़ के हम रोटेट करते हैं, तो ये ट्यूब अंदर या बाहर की तरफ अपना निकालना शुरू कराती है, तो ये कहलाता है हमारा, ठीक है, एक्सटर्नल फोक्सिंग। इंटरनल फोक्सिंग क्या होती है, ठीक है, इसमें फोक्सन के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस को एक ही ट्यूब के अंदर रखा जाता है, ठीक है, यानी इसमें संचलन अंदर की तरफ किया जाता है, और इसमें जो ट्यूब होता है, ठीक है, आपका ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, ये आपका बिम्पट हो गया, ये आपका क्या हो गया, डायाफ्राम, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आपका आई पीस हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी एक ही ट्यूब के अंदर आपके होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके एक ही ट्यूब के अंदर होते हैं। अब इसमें क्या कहता है, इसमें भी रैक एंड पिनियन की यहाँ पे व्यवस्था दी जाती है, ठीक है, यानी कि ये आपका रैक होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये आपकी ये पिनियन होती है, ठीक है, ये रैक एंड पिनियन व्यवस्था आपके पास होती है, क्लियर। लेकिन इस रैक एंड पिनियन व्यवस्था के साथ आपका एक डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है, यानी कि डबल कॉनकेव लेंस, ये डबल कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। जब इसको हम संचालित करते हैं तो ये रैक एंड पिनियन आपकी आगे पीछे होती है, ठीक है, जिसके कारण ये लेंस आगे पीछे हो गए हमारे पास, इसकी वजह से पाठ्यांक आपके थोड़े धुंधले नज़र आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव लेंस किसका बना होता है, ठीक है। अब ये तो एक्सटर्नल और इंटरनल फोकसिंग हुई, ठीक है। अब आपके पास जो लेंस है वो लेंस आपके कैसे बने हुए होते हैं, तो इसके विषय में भी हम लोग थोड़ा जान लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे बना होता है, ठीक है। यह दो लेंसों का, यानी कि ये संयुक्त लेंस होता है, कंपाउंड लेंस होता है, जिसे एक्रोमेटिक क्या होता है, कंपाउंड लेंस, ठीक है, यानी कि दो लेंसों को मिला के इसे बनाया जाता है, ठीक है। इसे एक्रोमेटिक लेंस भी कहा जाता है, ठीक है, एक्रोमेटिक लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो व्यवस्था दी जाती है, ठीक है, इसमें आगे वाले हिस्से में यहाँ पे, ठीक है, आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोहरे उत्तल
दोहरे उत्तल, यहाँ पे दोहरे उत्तल लेंस जिसे हम डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं, लगाते हैं। ठीक है, जो आपका क्राउन ग्लास का बना होता है, जो आपका क्राउन ग्लास का बना होता है। ठीक है, जिसमें ये दो लेंस लगाए जाते हैं, जिसमें आगे वाले हिस्से में, ठीक है, आपका क्या होता है, आपका दोहरे उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, जो आपके इस तरह से होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, आपके दोहरे अवतल लेंस यानी कि फ्लिंट ग्लास बने होते हैं, दोहरे अवतलोत्तल कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यहाँ पे ये वाले में। ठीक है, आगे वाले हिस्से में क्या लगा है, दोहरे उत्तल लेंस लगे होते हैं, और पीछे वाले में दोहरे अवतलोत्तल लेंस लगे होते हैं, जो फ्लिंट ग्लास, ये जो लेंस होते हैं ये आपके फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं। ये भी आपके दोहरे होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्वेक्स, हाँ, डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोहरे कॉन्वेक्स कॉनकेवो, यानी कि दोहरे अवतलोत्तल के आपके बने होते हैं। ठीक है, ये फ्लिंट है, इनकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं। जो आपका आई लेंस होता है, ठीक है, यानी कि आई पीस आपके पास क्या होता है, ये आई पीस। ठीक है, ये आई पीस आपका, मान लीजिए ये आपकी ट्यूब है। ठीक है, ये आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे ये लेंस आपको लगा हुआ है, ये आपका ये लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको ये आपकी आँख है। ठीक है, ये आपके 2/3 एफ पे आपको ये केंद्रित होते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी आपकी 2/3 होती है। ये दो बराबर फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ आप समझते हैं, ठीक है, के समोत्तल यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस की बनी होती हैं। दो बराबर जिनकी दर्शक क्षमता, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, आपकी बराबर होती है, एक दूसरे से 2/3 हिस्से पे स्थापित किया जाता है। ठीक है, इन्हें उल्टाऊ लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाए गए फिगर को ये उल्टा प्रतिबिंब करके प्रेक्षक को दिखाता है। ठीक है, दो तरीके के लेंस यूज किए जाते हैं। एक आपके पास है रैंसम, ठीक है, और दूसरा रैंसम और दूसरा हाइजिन। ठीक है, पुराने समय में रैंसन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, आधुनिक युग में हाइजिन का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हो गया? आई पीस क्या होता है? दो बराबर फोकल लेंथ के समोत्तल दर्पणों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इनको स्थापित किया जाता है। ठीक है, 2/3 फोकल डिस्टेंस पे। ठीक है, इसे उल्टाऊ लेंस भी कहते हैं। कारण क्या है कि ऑब्जेक्ट द्वारा बनाए गए फिगर को ये अस्पष्ट है, लेकिन उल्टा ये अपने आँख पे दिखाने का अपने मतलब सर्वेक्षक को दिखाता है। पुराने दो लेंस यूज किया जाता है, रैम्सन, ठीक है, रैम्सडेन, ठीक है, और दूसरा आपके पास है हाइजीन। ठीक है, ये दो लेंस आपके पास यूज किए जाते थे। आधुनिक युग में हाइजीन लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ।